I hope you all will be able to see on your screen chapter number 9 in the company accounts. The chapter number 9 is regarding the issue of debentures. Before we start with the accounting for the issue of debentures, we must understand the meaning of debenture, the nature of debenture holder, the ways how the debentures can be issued. So as the headings you can see over the screen, let me tell you what do you mean by debenture. According to section 2 subsection 30 of the Companies Act 2013, I hope आपको नजर आ रहा होगा मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ. So आप अपनी बुक भी ओपन करके रखें और आपकी बुक में उसको ध्यान देते जाएं जो चीज मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. ठीक है. So the debenture have been defined in Companies Act 2013. According to section 2 subsection 30 of the Companies Act 2013, debenture includes debenture stock, bonds or any other instrument of a company evidencing a debt. Most important word आया यहाँ पे, क्या लिखा है? Evidencing a debt. What do you mean by debt? Debt means any amount which have been borrowed. What does debt mean? Debt means an amount borrowed by the company. So evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. So ये भी एक अच्छा important point आया है. It may create charge over the assets. It may not create the charge over the assets. There are two kinds of debentures, that is fixed debentures, debentures creating fixed charge and debentures creating floating charge. So that is a enhanced, that is a extended advanced part of the studies. Just now you just have to understand the meaning of debenture. तो यहाँ पे जो definition आपके सामने स्क्रीन पे लिखी है ये तो कंपनीज एक्ट में लिखी हुई definition है. और सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझना चाहे तो आपको क्या समझना है? डिबेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट issued by the company to the general public to acquire loan from them. एक कंपनी अगर लोन लेना चाहती है तो उसके पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो वो बैंक से जाके लोन ले ले तो उसको हम बैंक लोन कहते हैं, या फिर वो जनरल पब्लिक से जाके लोन ले ले उसको हम डिवेंचर कहते हैं. आई होप क्लियर हुआ सबको. आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ डिवेंचर होल्डर, है ना? डिवेंचर होल्डर क्या होता है? व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ डिवेंचर होल्डर? डिवेंचर होल्डर इज अ पर्सन टू हुम डिवेंचर्स आर इशूड. सो व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ डिवेंचर होल्डर? डिवेंचर होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी द मनी लेंडर्स ऑफ द कंपनी. लिख लीजिए कहीं पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं मैं. डिवेंचर होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. मनी लेंडर्स या फिर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं डिवेंचर होल्डर्स के नेचर के लिए. ठीक है. अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो आप आंसर क्या करेंगे? सर शेयर होल्डर्स इज द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेचर ऑफ डिवेंचर होल्डर, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, तो आप आंसर क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर्स आर द मनी लेंडर्स ऑफ द कंपनी. डिवेंचर होल्डर्स आर द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं. अगर बात आती है डिवेंचर्स को इशू करने के लिए, तो हमारे पास में टोटल डिवेंचर्स इशू करने के लिए 3 सिचुएशंस होती हैं. सबसे पहले का नाम है डिवेंचर्स इशूड फॉर कैश. डिवेंचर्स इशूड फॉर कैश. सेकंड हमारे पास होता है डिवेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो अदर देन कैश में क्या आ जाएगा? आपने किसी से कोई एसेट परचेज किया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, उसके बदले में उसको मनी ना देके आपने उसको डिवेंचर्स इशू कर दिए, तो डिवेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया. आपने किसी का बिजनेस परचेज किया, आपने उसको कैश पेमेंट ना करके आपने उसको डिवेंचर्स इशू कर दिए, तो ये क्या हो गया? डिवेंचर्स इशूड फॉर अदर देन कैश हो गया. और थर्ड फॉर्म होता है हमारे पास में डिवेंचर्स इशू करने का, डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी. कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी, सब्सिडरी सिक्योरिटी. ठीक है. डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, जब उसका अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब उसका हम थियरी भी पढ़ेंगे, मीनिंग भी समझेंगे. अभी आपको बस ये ध्यान रखना है, दैट इज व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन टू whenever you are asked that what can be the situations in what manner the debentures can be issued. So debentures can be issued for cash, debentures can be issued for consideration other than cash, and the debentures can be issued as collateral security. Okay, I hope सबको क्लियरली समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं,
एग्जैक्टली सेम टू सेम जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ द क्लास। जैसे ही क्लास ओवर होती है उसके 10 मिनट्स बाद ये पूरा का पूरा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। कुछ भी अगर आपका छूट जाता है, कुछ भी अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू विजिट टू द चैनल एंड वॉच दैट वीडियो वंस अगेन। ओके, अब बात आती है जब डिबेंचर्स इशू करने के, हमने कहा कि डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट फॉर कैश, डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड डिबेंचर्स कैन आल्सो इशूड as a collateral security. So in all these three situations, debentures can be issued at par, debentures can be issued at premium, and debentures can be issued at discount. Debentures can be issued at par, debentures can be issued at premium, debentures can be issued at discount. Exactly, discount पे भी issue हो सकते हैं debentures, जबकि हमने शेयर्स के लिए तो ये पढ़ा था that is shares cannot be issued at discount because it is restricted by section 51 subsection 3. बट डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करना रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। व्हेनेवर अ डिवेंचर इज इशूड, देखिए सामने लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, व्हेनेवर अ डिवेंचर इज एक्सक्यूज मी, whenever a debenture is issued at a price lower than its face value, देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, whenever a debenture is issued at a price lower than its face value, it is known as debentures issued at discount. सपोज 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है और आपने उसको 9 रुपीज में इशू कर दिया, इसका मतलब आपने डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया है। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। फिर आता है एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, पॉइंट नंबर 9, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। व्हाट डज वर्ड रिडेम्पशन मीन? ये रिडेम्पशन का क्या मीनिंग होता है? सो व्हाट डज दिस वर्ड रिडेम्पशन मीन? द वर्ड रिडेम्पशन मीन्स रीपेमेंट। याद रखेंगे इस चीज को आप। द वर्ड रिडेम्पशन मीन, सॉरी इसको वापस अपनी जगह पे रख देते हैं जी। द वर्ड रिडेम्पशन मीन रीपेमेंट। अगर आपने किसी पर्सन से लोन एक्वायर किया है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको डिवेंचर का मीनिंग बताया था, डिवेंचर मींस लोन एक्वायर्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ओके, तो अगर आपने किसी से लोन एक्वायर किया है तो क्या आप उसको रीपेमेंट करोगे या नहीं करोगे? ऑब्वियसली रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा, पैसा उसका हमेशा के लिए थोड़ी ना मिल गया आपको। ओके, सो अगर आपको रीपेमेंट करना है, सो दिस रीपेमेंट इज नोन एज रिडेम्पशन। In the accounting language, it is known as redemption. Redemption means repayment of debentures. And again, redemption can be done at par, redemption can be done at premium, and redemption can also be done at discount. तीनों ही सिचुएशन होती हैं यहाँ पे। हालांकि आपके सामने स्क्रीन पे रिडेम्पशन एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम ही लिखा है, बट रिडेम्पशन कैन बी डन एट पार, रिडेम्पशन कैन बी डन एट प्रीमियम, एंड रिडेम्पशन कैन ऑल्सो बी डन एट डिस्काउंट। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 11 स्टेट्स अबाउट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आप लोगों ने अक्सर ऐसा सुना होगा 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 15% डिबेंचर्स। सो व्हाट डज दिस 12%, 10%, 12%, 15% रिप्रेजेंट? इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट allowed on these debentures annually or semi yearly. okay, 6 monthly और yearly। जो भी डिबेंचर से मनी रेज किया जाता है, क्योंकि वो कंपनी के लिए डेट है, वो कंपनी के लिए लोन लायबिलिटी है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रीपेमेंट भी कंपलसरी होता है। जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट रीपेमेंट आपका कंपलसरी है, उसी तरह से जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है वो भी पेमेंट करना कंपलसरी होता है। अगर आप किसी ईयर में डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाते हैं, देन इट विल एक्यूमुलेट फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए वो आउटस्टैंडिंग रहेगा और वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। हाँ, शेयर होल्डर्स की डिविडेंड की बात करें तो उनका नेचर कुछ अलग होता है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, आपने किसी ईयर में डिविडेंड पे नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट ईयर कर देना, नेक्स्ट ईयर भी पैसा नहीं है तो उसके नेक्स्ट ईयर कर देना। बट डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज ओवर प्रॉफिट। मैंने जो बोला है इसको ध्यान से सुनिए और कहीं पे लिख लीजिए। दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज ओवर प्रॉफिट। व्हाट डज चार्ज ओवर प्रॉफिट मीन? पार्टनरशिप के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको ये वर्ड पढ़ाया था, चार्ज ओवर प्रॉफिट। बताइए मुझे, कौन बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज ओवर प्रॉफिट मीन? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज ओवर प्रॉफिट। कौन बताएगा व्हाट डज चार्ज ओवर प्रॉफिट मीन?
Whether company earn profit or not, it has to pay. Very good. Charge over profit means a compulsory payment. It means it has to be paid even in the situation of losses. कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो भी आपको पेमेंट करना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, और कंपनी को कभी किसी ईयर में लॉस हो गया तो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ चार्ज ओवर प्रॉफिट, इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. हाँ, डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड जरूर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हुआ करता था, बट दिस वन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज ओवर प्रॉफिट. ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई डाउट हो माइंड में तो बोलिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं, इट मींस एवरीवन इज क्लियर. नाउ वी आर मूविंग फर्दर. अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो क्या था कि डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड डिबेंचर्स कैन आल्सो बी इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. सबसे पहले इलस्ट्रेशन आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है आपको. एक्स लिमिटेड हैज इशूड ₹1,00,000. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि इस चीज को हमेशा कंसिडर करना कि सामने जो आपके लिखा हुआ है क्या वो सिर्फ अमाउंट लिखा है या वो अमाउंट लिखा है या वो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज लिखा है. तो जैसे ही किसी फिगर के आगे रुपीज लग जाता है, रुपीज का साइन लग जाता है, इट मींस इट्स एन अमाउंट. सो ₹1,00,000 9% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%. व्हाट डज दिस 9% रिप्रेजेंट? बताइए मुझे कि ये 9% क्या है. Interest to be charged on debenture is rupees Interest on 9%. चार्ज की जगह आप इसको वर्ड यूज कीजिए पेबल. समझ रहे हैं आप इंटरेस्ट टू बी चार्ज की जगह आप इसके लिए वर्ड यूज कीजिए इंटरेस्ट पेबल ओवर द डिवेंचर्स, क्योंकि हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट 9% कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी हैज टू पे दिस इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर्स. सो दिस 9% इज द rate of interest payable by the company to the debenture holders, and it has been these debentures have been issued at a discount of 6%. So how much is the amount that the discount will be allowed? So 6% of 1 lakh will be 6,000 will be the amount of discount. समझ में आ रहा है ना, सीधी सी बात है. इसने कहा डिवेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, तो 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 6,000 रुपीज. सो हाउ मच कैश यू आर गोना रिसीव, how much cash you are going to receive? You will receive ₹94,000. 1 लाख में से 6,000 डिस्काउंट दे दी तो आपको कैश में कितना रिसीव होगा, सीधी सी बात है आपको 94,000 रिसीव होगा. ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है. These debentures are to be redeemed at par equally spread over 5 annual installments. तो आप ये जो डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं इनको आप रिडीम भी करेंगे और इक्वली 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करेंगे, यानी 5 ईयर्स में जाके आप इनको रिडीम करेंगे. It has a balance of ₹50,000 in the securities premium reserve. Securities premium reserve में आपके पास 50,000 रुपीज का बैलेंस रखा हुआ है. Now the question what it has asked you to present, show the discount on issue of debentures account for 5 years. आपको 5 years का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट रिप्रेजेंट करना है, शो करना है. तो सबसे पहली बात कि कितना डिस्काउंट आपको अलाउ किया आपने यहाँ पे, 1 लाख का 6%, हमने 6,000 का डिस्काउंट हमने अलाउ किया है अपने डिवेंचर होल्डर्स को. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर? जल्दी से सोचिए और बताइए मुझे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का नेचर क्या होगा. सोचिए और बताइए. What will be the nature of discount on issue of debenture? क्या हुआ, सारे के सारे कंफ्यूज्ड? मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं. आपने डिबेंचर्स इशू किए, डिबेंचर इशू करते समय आपने डिस्काउंट अलाउ किया, तो इस डिस्काउंट का नेचर क्या होगा? चलिए मैं आपको हिंट देता हूं. वेदर दिस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी द एक्सपेंस और द इनकम फॉर द बिजनेस. Expense. बस सिंपल सी बात है ना, इतना कंफ्यूज होने वाला मैटर ही नहीं है. मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेचर
of this discount on issue of debenture. So the discount on issue of debenture will be considered to be the expense for the business. ठीक है, आपके सामने मैं एक जर्नल एंट्री लिख रहा हूं, इस जर्नल एंट्री को आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. नहीं, कितने परसेंट है ये? 9%. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूं. मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं फॉर द इशू ऑफ दीज डिबेंचर्स. ठीक है, पढ़ सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे जर्नल एंट्री. दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट. है ना, ये एंट्री आपको नजर आ रही होगी आपके सामने. इसको साइड में रखो. और ये, अरे हाँ जी, ये एंट्री आपको नजर आ रही है. बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट. इस एंट्री का मतलब क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड के सामने आप कितना अमाउंट लिखोगे? ₹94,000. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के सामने आप कितना अमाउंट लिखोगे? ₹6,000 टू 9% डिबेंचर अकाउंट. तो जैसे कि शेयर कैपिटल का मैंने आपको बताया था, दैट इज शेयर कैपिटल इज ऑलवेज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड विद द नॉमिनल वैल्यू. इसी तरह से डिबेंचर की बात आती है, डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड विद द नॉमिनल वैल्यू. व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दीज डिबेंचर्स? ₹1 लाख. सो डिबेंचर के सामने क्रेडिट में कितना आ जाएगा? ₹1 लाख. जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नो सर. हाँ, तो ये मैंने बताया. अब बात आती है, मैं ये एंट्री मैंने यहाँ पे क्यों पास की है? क्योंकि इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ध्यान दीजिए. क्वेश्चन ने आपसे क्या डिमांड किया है? क्वेश्चन ने जो पूछा है दैट इज शो द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. हमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है. तो जब मैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाऊंगा, ये देखिए मैंने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना रखा है यहाँ पे. जब मैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाऊंगा और उसमें अगर लेजर पोस्टिंग करूंगा, तो क्या लेजर पोस्टिंग होगी? तो अब ये जो आपके सामने आपको जर्नल एंट्री नजर आ रही है, इस जर्नल एंट्री को कंसीडर करते हुए आप लेजर पोस्टिंग कीजिए. सो इन द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट व्हाट वी विल राइट टू 9% डिबेंचर अकाउंट. समझ में आया मैंने क्या बोला? हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू 9% डिबेंचर अकाउंट. और हम बैंक अकाउंट में भी क्या लिखेंगे? हम बैंक अकाउंट में भी वही 2 9% डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे. लेकिन बैंक अकाउंट तो हमें यहाँ पे बनाना नहीं है, हमें तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है. तो हमने उसमें क्या लिख दिया? 2 9% डिबेंचर अकाउंट. ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 9% डिबेंचर अकाउंट. ऑब्वियसली डेबिट साइड इज द टू साइड, इतना तो आपको ध्यान होगा ही. बात आती है कि अमाउंट 6,000 कहां से आया? तो देखिए हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के सामने लिखेंगे 2 9% डिबेंचर अकाउंट. लेकिन अमाउंट कितना वाला आएगा? जो डिस्काउंट के सामने अमाउंट था, तो आपको याद होगा डिस्काउंट के सामने अभी अभी हमने लिखा था दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड 94,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 6,000. जो डिस्काउंट का अमाउंट था वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के सामने आपको लिखना है 6,000. तो वही आपके यहाँ पे लेजर पोस्टिंग में आ गया ₹6,000. किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कि ये लेजर पोस्टिंग किस तरह से हुई है इस बारे में? नो सर. अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में ना आए, तो आप बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं. डू नॉट हेजिटेट टू रेज डाउट. है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं कुछ लिख भी रहा हूं, कुछ आपके सामने स्क्रीन पे भी प्रेजेंट हो रहा है. और आई होप कि आप वॉइस का प्रॉब्लम नहीं होगा. चिराग है क्या लाइन पे? यस सर. आवाज की दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर. तो ये तो आपने लिख दिया, सिंपली लेजर पोस्टिंग कर दिया. अब इसने क्या, हमें क्या करना है? अभी अभी मैंने आपसे पूछा था इसका नेचर क्या है, तो आपने कहा था कि सर ये एक्सपेंस है. लेकिन कैसा एक्सपेंस है? अब ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये एक्सपेंस है तो कैसा एक्सपेंस है? तो एक टर्म होता है, आप लोगों को याद होगा, फिक्टिशियस एसेट. याद है, किसी ने सुना है फिक्टिशियस एसेट? एसेट के टाइप में आता है. ठीक है, एक और टर्म होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. याद आ रहा है किसी को? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस मैंने आपको पढ़ाए थे. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था. सो दिस discount on issue of debenture is also considered to be a deferred revenue expenditure. This discount on issue of debenture is also considered to be a fictitious asset. और इसे हमें राइट ऑफ करना है फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. अब आप रिकॉल कीजिए सेक्शन 52 सबसेक्शन 2. क्या बोला मैंने? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2. क्या था सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में? याद करके बताओ मुझे. शिल्पा बताइए, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में हमने क्या चीज पढ़ा था? What was given under section 52 subsection 2 of the Companies Act 2013?
Sir, utilities of securities premium reserve. एग्जैक्टली, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व उसमें दे रखा था कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो वहां पे एक चीज लिखा हुआ आया था, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ था, दैट इज इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो उस समय मैंने आपको कहा था जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने इसको 6,000 रुपीज का जो हमें एक्सपेंस हुआ था, इसे हमने यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया है। कहां से राइट ऑफ किया है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ किया है। बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 6,000 लिखा और ये अकाउंट फर्स्ट ईयर में ही क्लोज हो गया। किसी के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछिए। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 आई होप रिकॉल हो गया होगा आप लोगों को। इस जर्नल एंट्री को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, R&R लिमिटेड इशूड 15,000। देखिए क्या लिखा है, 15,000 लिखा है, रुपीज 15,000 नहीं लिखा है, 15,000 लिखा है। R&R लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at 6% discount on 1st April 2018, redeemable at par after 5 years. Issue was fully subscribed. According to the terms of issue, interest is payable on quarterly basis. Interest for the quarter ending 31st March 2019 was paid on 31st March 2019. Tax was deducted at the rate of 10% and deposited in the government account. Pass journal entries for the issue of debentures and interest. हमें इशू की जर्नल एंट्रीज भी करनी है और हमें इंटरेस्ट की जर्नल एंट्रीज भी करनी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन में ये जो लास्ट का सेंटेंस होता है ना, इसे आप ध्यान से पढ़ लिया करो। क्या होता है उसमें ये बताता है कि आपको करना क्या है। क्या आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है या लेजर अकाउंट बनाना है? अगर आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है तो क्या जनरल एंट्रीज आपको इशू की करनी है, रिडेम्पशन की करनी है, इंटरेस्ट की करनी है, डिस्काउंट की करनी है, राइट ऑफ की करनी है, किस बात की एंट्रीज आपको करनी है? तो ये जो लास्ट का सेंटेंस आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे कि हमने पिछला वाला क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें पता चला था दैट वी हैव टू प्रिपेयर द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट एंड टू राइट ऑफ द डिस्काउंट। उसके लिए हमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाना था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये लास्ट सेंटेंस है, इसको पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है? वी नीड टू पास द जनरल एंट्रीज। और जनरल एंट्रीज किस बात की पास करनी है? जनरल एंट्रीज हैव टू बी पास्ड फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हमें डिबेंचर के इशू के लिए और इंटरेस्ट के लिए जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए शुरू करते हैं, एक बार थोड़ा सा वापस से देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। 15,000 डिबेंचर्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, ठीक है, और इनका फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज इसका फेस वैल्यू है। 6% डिस्काउंट पे हमें इसको इशू करना है। तो जरा एक बार जल्दी से कैलकुलेट कर लें कि 6% कितना होगा। पहले देखो अमाउंट कितना है, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 है ना, इसका फेस वैल्यू निकालना, नॉमिनल अमाउंट निकालना पड़ेगा ना। तो 15,000 मल्टीप्लाई 100 अगर आप करते हो तो आपके पास आता है 15 लाख। और 15 लाख का 6% कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 90,000। 90,000। 15 लाख का 6% हो जाएगा 90,000। तो 15 लाख में से 90,000 का तो आप डिस्काउंट दोगे, यानी आपको कैश में कितना रिसीव होगा? आपको कैश में रिसीव होगा 14,10,000। आया समझ में? और कौन सी डेट पे होगा ये सारा काम? ये सारा काम होगा आपका 1 अप्रैल 2018 पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर को प्रेजेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप जनरल एंट्री नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, 2018 अप्रैल 1 पे यहाँ पे जनरल एंट्री नंबर फर्स्ट की हुई है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, आपको शेयर कैपिटल के चैप्टर में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, लंबी कहानी होती थी। डिबेंचर के चैप्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इंस्टॉलमेंट्स नहीं होते हैं। इसमें तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एक ही कंबाइंड होता है, पूरा का पूरा अमाउंट लमसम में ही रिसीव किया जाता है। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा जनरल एंट्रीज कम हो जाते हैं, वहां बहुत लंबा चलती थी कहानी, ठीक है। तो सबसे पहली जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जी अपग्रेड करेंगे बाद में, ये अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है। खैर, और अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे ₹14,10,000। अब ये ₹14,10,000 कहाँ से आया? अगर किसी के माइंड में कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जनरल एंट्री आप देख सकते हैं। सेकंड जनरल एंट्री इज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 14,10,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट ₹15 लाख।
एनी डाउट टू एनीबडी इन फर्स्ट एंड द सेकंड जर्नल एंट्री? ये जर्नल एंट्री नंबर फर्स्ट, ये जर्नल एंट्री नंबर सेकंड, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। नो सर। चलिए No, बढ़िया, sir. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कि हमने डिबेंचर इशू तो कर दिया है और डिबेंचर अकाउंट में उसका अमाउंट भी ट्रांसफर कर दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है। और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बारे में देखें क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन कौन सी डेट पे इंटरेस्ट पेमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल से जून, दूसरा होता है जुलाई से सितंबर, तीसरा होता है अक्टूबर से दिसंबर और फोर्थ होता है आपका जनवरी से मार्च। यानी कि हम इंटरेस्ट कब कब पे करेंगे? हम एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का। तो देखिए आपकी जो थर्ड जनरल एंट्री है ना, कौन सी डेट पे कर रखी है? जून 30 पे, यानी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर इसने इंटरेस्ट का पेमेंट किया। क्लियर, समझ में आ गया? ये जून 30 कहां से आया? क्योंकि इसने क्वेश्चन में लिख रखा है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस। ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा आपको कि क्वार्टरली बेसिस करना है, आपको हाफ ईयरली बेसिस करना है या एनुअल बेसिस करना है। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आता है तो सीधा तरीका है, एनुअल बेसिस कर देंगे अपन, है ना। तो यहाँ पे हम क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे। तो अब आप जनरल एंट्रीज देखिए, इंटरेस्ट की यहाँ पे जनरल एंट्रीज क्या की हुई हैं, दैट इज डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड ₹37,500। 37,500 कहां से आया? अब ये भी समझने वाली बात है। तो देखिए 37,500 के लिए आपको क्या करना है, ये 15,000 और 15,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपका? 15 लाख हो गया। 15 लाख का 10% कैलकुलेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसने दे रखा है कि भी 10% की रेट से इंटरेस्ट देना है। तो 15 लाख का 10% अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 15 लाख का 10% कितना होता है? 1,50,000। तो 1,50,000 को आप क्या करेंगे? 1,50,000 को आप डिवाइड कर देंगे 4 से। बताइए 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इसने बोला है क्वार्टरली Quarterly बेसिस पे basis। आपको पेमेंट करना है। तो 1,50,000 जो आपका था, उस 1,50,000 को आप डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। और 1,50,000 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 37,500। 37,500 रुपीज आपके पास आ जाएगा। आप चाहें तो डिवाइड करके देख लीजिए। 1,50,000 को हमने 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास में 37,500 अमाउंट आ गया। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल। समझ में आया? आगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 37,500, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू टीडीएस पेबल अकाउंट। अब क्या डिवेंचर होल्डर को आप पूरा 37,500 दोगे? नहीं, उसमें पहले टीडीएस कटेगा। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो किस रेट से टैक्स कटेगा? 10%। यहाँ पे वर्ड 10% लिखा है, 10% पर एनम नहीं लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टैक्स रेट कभी भी एनुअल पर एनम में नहीं होता है, टैक्स रेट हमेशा लमसम में होता है। तो 37,500 का 10% जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 37,500 का 10% का मतलब होता है 3750। एक जीरो काट दो बस, 10% तो निकालना है। तो 37,500 का 10% कितना होता है? 3750। तो 37,500 में से 3750 तो आपका टैक्स पेबल में जाएगा और बाकी का बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो जाएगा? वो आपका डिवेंचर होल्डर को पेबल बन जाएगा, टू डिवेंचर होल्डर में आ जाएगा। और फिर आप इसका सिंपली पेमेंट कर देंगे डिवेंचर होल्डर्स को, ठीक है। नेक्स्ट जनरल एंट्री आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। एक सेकंड में स्क्रॉल करता हूं इसको। तो देखिए नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 33,750 और टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 37,750। और इसी तरह से सेम यही दो जनरल एंट्रीज, पहले डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू किया और फिर डिवेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट किया, सितंबर 30 पे भी होगी सेम यही दो जनरल एंट्रीज। और यही दो जनरल एंट्रीज आपकी दिसंबर 31 पे भी होगी और यही दो जनरल एंट्रीज आपकी मार्च 31 पे भी होगी। उसके बाद में लास्ट में, अब यहाँ पे आ जाओ लास्ट में, ये सारी ये तीन एंट्री तो कॉमन थी। कौन सी? डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू करने वाली। ये देखिए डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू किया, उसके बाद में डिवेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट किया डिवेंचर होल्डर को, और उसके बाद में टैक्स का पेमेंट किया। ये एंट्रीज तो क्वार्टरली बेसिस पे थी तो कॉमन थी, सब में बस डेट चेंज हो रही है, एंट्रीज वही, अमाउंट वही है। इसके बाद में ये लास्ट एंट्री आपकी आएगी, ये आप देखिए क्या है। ये है एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू डिवेंचर इंटरेस्ट ₹1,50,000। यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे जो आपने टोटल इंटरेस्ट बार बार डेबिट किया था उसको आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में वो कौन से हेड में जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट के हेड में जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड फाइनेंस कॉस्ट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। और लास्टली आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। जो आपने डिस्काउंट अलाउ किया था 90,000 का, वो भी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफर कर देंगे। किसी के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए।
चलिए बढ़िया, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी और क्वेरी बचा है तो आप इसी सेम वीडियो को दोबारा से एक बार देख सकते हैं यूट्यूब पे। अभी 10 मिनट्स बाद ये